अच्छा जी, वी एम वेयर है यहाँ पे मेरे पास। मैं वी एम वेयर पर डबल क्लिक करता हूँ। सबसे पहले तो हमने आज इंस्टॉलेशन देखनी है सर्वर 2012 की। क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट। टिपिकल के थ्रू ही वैसे हम जाएंगे, ठीक है। कस्टम में ये होता है कि आप अपनी वीएम को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मसलन टिपिकल में ये होता है कि वो एक प्रोसेसर उठाता है, ठीक है, और अगर सर्वर 2012 इंस्टॉल करने जा रहे हैं तो 2 GB रैम उठाएगा, ठीक है। और हाँ, बाय डिफ़ॉल्ट, यानी कि वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स उठा लेता है अगर आप टिपिकल के थ्रू जाते हैं। अगर आप उसे कस्टमाइज़ करना चाह रहे हैं तो आप कस्टम के थ्रू जाएंगे। हम टिपिकल के थ्रू जाते हैं। मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पे मुझे ISO का पाथ देना है। मेरे पास ये सर्वर 2012 का ISO पड़ा हुआ है यहाँ पे। मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट। नेक्स्ट। प्रोडक्ट की मांग रहा है, ठीक है। तो पहले कभी दी है तो आज क्यों देनी है? मैं अपनी वीएम का नाम रख लेता हूँ MCSE ट्रेनिंग, और लोकेशन इसकी मैं दे देता हूँ। मेरे पास यहाँ पे ई ड्राइव के अंदर एक फ़ोल्डर है VM डाटा के नाम से, और उसके अंदर मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ MCSE ट्रेनिंग के नाम का, और मैं अपनी VM को इस फोल्डर के अंदर रखना चाह रहा हूँ, ठीक है। और मैं नेक्स्ट करता हूँ। इसे पूछ रहा है आपने इसके अंदर हार्ड डिस्क कितनी लगानी है, तो मैं 40 GB लगा देता हूँ, ठीक है। ये नीचे एक ऑप्शन है स्टोर वर्चुअल डिस्क एज अ सिंगल फाइल और स्प्लिट वर्चुअल डिस्क इनटू मल्टीपल फाइल्स। इसका मतलब ये है, देखिए मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स पड़े हुए हैं, सॉरी मल्टीपल VMs पड़ी हुई हैं। अगर मेरे पास लेट्स सपोज यहाँ पे एक VM है, ये aptech-DC। अगर मैं इसमें aptech-DC में जाता हूँ तो ये देखें, आपको ये भी हार्ड डिस्क फाइल है, ये भी हार्ड डिस्क फाइल है, ये भी हार्ड डिस्क, मल्टीपल हार्ड डिस्क फाइल है, यानी कि उसने हार्ड डिस्क को स्प्लिट करके रखा हुआ है, ठीक है। और मैं देखता हूँ अगर कोई मुझे सिंगल फाइल वाली VM यहाँ पे मिल जाए, आई थिंक वो होगी, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ये देखें दिस वन, बिल्कुल नहीं, ये मतलब नहीं है। ये देखें यहाँ पे इसके अंदर इसने किया क्या हुआ है, इसने हार्ड डिस्क को एक सिंगल फाइल के अंदर रखा हुआ है। देखें, आपने हार्ड डिस्क लगानी है ना अपनी VM के अंदर, तो वो हार्ड डिस्क फाइल की सूरत में होगी, और अल्टीमेटली वो फाइल जो है वो आपकी फिजिकल हार्ड डिस्क से स्पेस ले रही होगी, ठीक है। तो जिस ड्राइव के ऊपर आप उस फाइल को रख देंगे वो एक्चुअली उस ड्राइव में से स्पेस ले रही होगी। अब कितनी स्पेस ले रही होगी, जितनी मैंने वहाँ पे डिफाइन कर दिया। मैंने वहाँ पे कितनी डिफाइन की है, मैंने 40 डिफाइन किया है। तो इस 40 का मतलब VMware वर्कस्टेशन के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ये नहीं है कि मैंने अगर वहाँ पे 40 डिफाइन की है तो वो वहाँ से 40 GB कंज्यूम कर लेगा, नहीं, वो डायनामिकली एक्सपैंड करता जाएगा। जैसे जैसे उस VHD के अंदर, उस वर्चुअल हार्ड डिस्क के अंदर जैसे जैसे डाटा आता जाएगा वो वैसे वैसे उसको एक्सपैंड करता जाएगा, और 40 GB से ऊपर नहीं जा सकेगा, ठीक है। इसका मतलब ये है बेसिकली। तकरीबन 8 GB तक चला जाता है, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप 20 से 25 के दरमियान रख लें, 21-22 GB दे दें प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। वैसे तो आपकी मर्ज़ी है, जितनी मर्ज़ी दे दें। वैसे भी ये थिन प्रोवीनिंग होती है, थिक प्रोवीनिंग नहीं होती। ये थिन प्रोवीनिंग और थिक प्रोवीनिंग ये VMware की टर्म्स हैं। थिन प्रोवीनिंग का मतलब ये है कि आपने अगर 1 TB की VHD बनाई है और उसकी प्रोवीनिंग रखी है आपने थिन, तो वो ऐसा नहीं होगा कि वो आपकी फिजिकल हार्ड डिस्क से 1 TB ले लेगा, ऐसा नहीं होगा। वो डायनामिकली एक्सपैंड करेगा, जैसे जैसे डाटा आता जाएगा वो वैसे वैसे एक्सपैंड करता जाएगा। लेकिन अगर आप कर देते हैं थिन प्रोवीनिंग, तो थिक प्रोवीनिंग कर देते हैं, तो थिक प्रोवीनिंग में ये होता है कि जितनी आपने बड़ी VHD लगाई है वो आपकी फिजिकल से उतनी स्पेस को रिजर्व कर लेता है, ठीक है। इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट का जो Hyper-V है, Hyper-V के अंदर बेसिकली ये होता है, वहाँ पे एक होती है डायनामिकली एक्सपैंड और एक होती है फिक्स्ड। तो डायनामिकली एक्सपैंड में वो 4 MB की VHD बना देता है, फिर जैसे जैसे उसके अंदर डाटा आता रहता है उसे एक्सपैंड करता रहता है। लेकिन फिक्स्ड के अंदर ये होता है कि वो 4 MB की नहीं बनाता, वो जितनी आपने VHD लगाई है वो उतनी स्पेस आपकी फिजिकल डिस्क से ले लेता है। ये बेसिकली वर्चुअलाइजेशन की टर्म्स हैं। तो मैं इसको फिनिश पे क्लिक करता हूँ। ये यहाँ पे मुझे इसका एक कह लें कि
ओवरव्यू दे रहा है, रिव्यू दे रहा है मुझे कि आपने अभी तक जो जो काम किया है, आपने अपनी वर्चुअल मशीन का नाम रखा है MCSE ट्रेनिंग और उसकी लोकेशन ये है, आपके वर्क स्टेशन का वर्जन ये है, ऑपरेटिंग सिस्टम आप उसमें ये इंस्टॉल कर रहे हैं, हार्ड डिस्क उसके अंदर 40 GB है, मेमोरी उसके अंदर 2048 MB लगी हुई है, और नेटवर्क अडाप्टर जो है वो उसका नेट है। अडाप्टर को आगे जाके देख लेंगे ये क्या होता है। और जो अदर डिवाइसेस हैं आपकी VM के अंदर, उसमें CD, DVD, USB कंट्रोलर, प्रिंटर, साउंड कार्ड, ये सारा कुछ उसके अंदर लगा हुआ है। मैं इसको फिनिश करता हूँ। जैसे ये फिनिश होगा तो यहाँ पे मेरी वर्चुअल मशीन क्रिएट होगी है और स्टार्ट होगी है। जैसे ये स्टार्ट होगी उसके बाद आपकी इंस्टॉलेशन शुरू होगी। ठीक है, जब तक ये इंस्टॉलेशन हो रही है मैं इसको ज़रा थोड़ी देर के लिए मिनिमाइज़ कर देता हूँ और मैं यहाँ पे नोटपैड की फ़ाइल ओपन करता हूँ। देखें, आप MCSE पढ़ने जा रहे हैं और MCSE के अंदर बेसिकली आपने पढ़ना क्या है, आपने कंप्यूटर्स मैनेजमेंट पढ़नी है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी सिस्टम्स लगे हुए हैं उनके ऊपर जो जो यूज़र्स लॉगिन करेंगे आपने उनको मैनेज करना है। यूज़र्स को और कंप्यूटर्स को आपने दोनों को मैनेज करना है अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन SOP या अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स, जो आपकी रिक्वायरमेंट्स होंगी उसके मुताबिक आपने उनकी एडमिनिस्ट्रेशन करनी है, उनकी मैनेजमेंट करनी है। ठीक है, तो बेसिकली आप जब कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो रही है, लिनक्स वगैरह की नहीं। तो आप जब माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट वर्क ग्रुप के अंदर होता है। बाय डिफ़ॉल्ट किस में होता है? वर्क ग्रुप में होता है। बाय डिफ़ॉल्ट वर्क ग्रुप में होता है। आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली दो तरह के मॉडल्स में काम करते हैं। एक मॉडल होता है वर्क ग्रुप मॉडल और दूसरा होता है डोमेन मॉडल। वर्क ग्रुप मॉडल और डोमेन मॉडल में बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट आप जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट वर्क ग्रुप में होगा। अभी भी हमारा ये ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा, हम इसे देखेंगे, वो वर्क ग्रुप के अंदर होगा। तो दो तरह के मॉडल होते हैं, एक होता है वर्क ग्रुप मॉडल और एक होता है डोमेन मॉडल। वर्क ग्रुप मॉडल और डोमेन मॉडल के अंदर बेसिकली फ़र्क ये होता है कि आप वर्क ग्रुप के अंदर आपके पास सेंट्रलाइजेशन नहीं होती, आपकी जितनी भी मैनेजमेंट है ना वो सेंट्रलाइज नहीं होती, मैनेजमेंट सेंट्रलाइज नहीं होती। आपको इंडिविजुअल एक एक सिस्टम पे जाके उसकी मैनेजमेंट और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। जबकि डोमेन मॉडल के अंदर ऐसा नहीं होता। डोमेन मॉडल के अंदर आपको फुली सेंट्रलाइजेशन मिलती है। डोमेन मॉडल के अंदर फुली सेंट्रलाइजेशन मिलती है। अगर मैं एक छोटी सी लैब की एग्जांपल दूं, ये हमारे पास लैब है, यहाँ पे लेट्स सपोज 6 कंप्यूटर पड़े हुए हैं और इन 6 कंप्यूटर्स के ऊपर रैंडमली 6 यूज़र्स ने लॉगिन करना है। 6 कंप्यूटर्स के ऊपर रैंडमली 6 यूज़र्स ने लॉगिन करना है कि जिसको जो कंप्यूटर मिल गया उसने उस कंप्यूटर पे आके लॉगिन करना। एग्जांपल दे रहा हूँ, एक बंदा पहले दिन आया, वो कंप्यूटर A पे बैठा, कंप्यूटर 1 पे बैठा, उसने कंप्यूटर 1 के ऊपर डेस्कटॉप के ऊपर कोई फाइल बनाई और उस फाइल के ऊपर उसने काम किया और वो चला गया। अगले दिन वो आता है, उसे वो सिस्टम रिजर्व मिलता है, तो अब वो लड़ तो नहीं सकता ना कि भाई मैंने कल यहाँ काम किया था, तो मैं कल यहाँ बैठा था तो आज भी मैं यहाँ बैठूंगा। तो वो डेफिनेटली किसी दूसरे सिस्टम पे जाता है। लेट्स सपोज वो कंप्यूटर 2 पे बैठ जाता है, तो कंप्यूटर 2 पे वो अपने उन्हीं क्रीडेंशियल्स के साथ, जिन क्रीडेंशियल्स के साथ उसने पिछले दिन लॉगिन किया था कंप्यूटर 1 के ऊपर, वो उन्हीं क्रीडेंशियल्स के साथ क्या कंप्यूटर 2 के ऊपर लॉगिन कर सकता है? यानी कि उसी यूज़र नेम के साथ क्या वो कंप्यूटर 2 पे लॉगिन कर सकता है? नहीं कर सकता ना, वर्क ग्रुप में है। और इसी तरह अगर तीसरा दिन आता है तो तीसरे दिन उसे कंप्यूटर 3 पे जाना पड़ जाता है। तो बेसिकली वर्क ग्रुप के अंदर होता इस तरह से है कि आपका यूज़र इंडिविजुअली उसी सिस्टम के अंदर पड़ा होता है। आपका यूज़र और यूज़र की इंफॉर्मेशन, उसका पासवर्ड, उसके क्रीडेंशियल्स इंडिविजुअली उस सिस्टम के अंदर पड़े होते हैं। और आपके हर वर्क ग्रुप वाले कंप्यूटर के अंदर एक डेटाबेस होती है जहाँ पे सारे यूजर्स की इंफॉर्मेशन पड़ी होती है। उस डेटाबेस को हम कहते हैं सैम डेटाबेस। उस डेटाबेस को क्या कहते हैं? सैम डेटाबेस। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, उस डेटाबेस को कहते हैं जी सैम डेटाबेस। सैम स्टैंड फॉर
सिक्योरिटी अकाउंट मैनेजर। तो हर कंप्यूटर की सैम अपनी हुई और उस सैम के अंदर क्या पड़ा हुआ है, यूजर्स की इंफॉर्मेशन। मतलब कंप्यूटर ए है उसकी सैम अपनी है, कंप्यूटर बी है उसकी सैम अपनी है। और यही रीज़न होती है कि कंप्यूटर ए का यूज़र कंप्यूटर 1 का यूज़र कंप्यूटर 2 के ऊपर लॉगिन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर 2 के पास उस यूज़र की इंफॉर्मेशन ही नहीं है। कंप्यूटर 2 के पास उस यूज़र की इंफॉर्मेशन ही नहीं है। एंड दैट्स द रीज़न कि वर्क ग्रुप का कंप्यूटर के ऊपर सिर्फ वही यूज़र लॉगिन कर सकता है जिसकी इंफॉर्मेशन उसकी सैम के अंदर पड़ी हुई है। मतलब कि हर एक की सैम इंडिविजुअल है, हर एक की सैम इंडिविजुअल है। अगर आप, और दूसरी चीज़ वर्क ग्रुप के अंदर जो दूसरी चीज़ होती है, लेट्स सपोज आप कंप्यूटर 2 से कोई फोल्डर शेयर कर देते हैं, कंप्यूटर 2 से आप कोई फोल्डर शेयर कर देते हैं, तो कंप्यूटर 1 से आप उस शेयर फोल्डर को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब वो आप उस शेयर फोल्डर को एक्सेस करेंगे तो आपसे क्रीडेंशियल मांगे जाएंगे, आपसे क्रीडेंशियल मांगे जाएंगे। तो जब तक आप क्रीडेंशियल नहीं देंगे आप आगे उसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो क्रीडेंशियल किसके देंगे? कंप्यूटर 2 के यूज़र के। क्रीडेंशियल किसके देंगे? कंप्यूटर 2 के यूज़र के। और इसी तरह अगर आपने 2-3 कंप्यूटर्स के ऊपर फोल्डर बना के शेयर कर दिया तो हर एक को उस इंडिविजुअल कंप्यूटर के क्रीडेंशियल देने पड़ेंगे यूज़र के। ऐसे ही है। तो ये जितनी भी खूबसूरती आपको नज़र आ रही है ना, ये वर्क ग्रुप की है, इसे खूबसूरती कहा जा सकता है। तो ये जो खूबसूरती है ये वर्क ग्रुप की है। इसके अगेंस्ट अगर हम डोमेन की बात करें, देखें अगर हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म हो कि हम उन सारे यूजर्स की इंफॉर्मेशन कलेक्टिवली किसी सेंट्रल लोकेशन पे रखते हैं, सारे यूजर्स की इंफॉर्मेशन किसी एक सेंट्रल लोकेशन पे रख दें और यूजर आके जिस मर्जी कंप्यूटर पे लॉगिन करे और ऑथेंटिकेट हो उस सेंट्रल लोकेशन से, तो हमारा काम हो सकता है ना कि फिर वो यूजर किसी भी कंप्यूटर पे लॉगिन कर सकता है। आपको उस सेंट्रल लोकेशन के ऊपर कितने यूजर क्रिएट करना पड़ेंगे? एक। तो वो एक यूजर जो क्रिएट करेंगे आप उस सेंट्रल लोकेशन के ऊपर, उस सेंट्रल लोकेशन के ऊपर जो आप एक यूजर क्रिएट करेंगे, वो उस इन्वायरमेंट के अंदर जितने भी सिस्टम होंगे, वो 6 हों, वो 100 हों, 200 हों, 300, 500, 1000, 2000, 5000, जितने भी हों, वो किसी पे भी लॉगिन कर सकता है। यानी कि आपने एक यूजर क्रिएट किया उस सेंट्रल लोकेशन के ऊपर, अब वो यूजर किसी भी कंप्यूटर पे लॉगिन कर सकता है, जैसे यूनिवर्सिटीज में होता है। अगर कंपनी में एक सॉफ्टवेयर की टीम हो, एक HR की टीम हो, एक नेटवर्क की, तो हमें अलग डोमेन नहीं, डोमेन अलग नहीं होगी, यूनिट्स अलग होंगे, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट होंगे, ठीक है, वो आगे जाके देखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हमें करना क्या है कि हमने अपने यूजर्स की इंफॉर्मेशन को कलेक्टिवली एक सेंट्रल लोकेशन पे रखना है, यूजर्स की इंफॉर्मेशन को एक सेंट्रल लोकेशन पे रखना है। तो सेंट्रल लोकेशन पे यूजर्स की इंफॉर्मेशन को रखने के लिए हमें डेफिनेटली किसी ना किसी डेटाबेस की ज़रूरत है, किसी ना किसी डेटाबेस की ज़रूरत है। तो सेंट्रल लोकेशन हमेशा तब बनेगी जब हम डोमेन इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे, जब हम डोमेन इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे। तो डोमेन इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए हमारे पास सबसे पहले एक सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, हमारे पास सबसे पहले एक सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, और उस सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हम वो डेटाबेस इंस्टॉल करेंगे। सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हम वो डेटाबेस इंस्टॉल करेंगे जिसके अंदर हमने अपने यूजर्स बनाने हैं, और उस डेटाबेस को हम कहते हैं एक्टिव डायरेक्टरी। उस डेटाबेस को क्या कहते हैं? एक्टिव डायरेक्टरी। उस डेटाबेस का नाम है जी, सर एक ही सिस्टम पे सर हम दूसरे रिकॉर्ड्स बनाते हैं, उनका भी वही सेम होता है सर, बैकएंड भी ज़्यादा होता है, अपना सेंड होता है सिस्टम। सॉरी सर अगर हमारे पास वर्कग्रुप का सिस्टम है, उसमें हम 2-3 रिकॉर्ड्स बना देते हैं, उनके बैकएंड पे एक ही सेम होता है या एक सेम होता है, सेम डेटाबेस है ना, तो सारे यूजर्स उस डेटाबेस के अंदर पड़े होंगे। तो डोमेन के अंदर डोमेन की डेटाबेस क्या है जी? एक्टिव डायरेक्टरी। डोमेन की डेटाबेस का नाम क्या है जी? एक्टिव डायरेक्टरी। किसकी डेटाबेस होती है? डोमेन की। अब दूसरी चीज, वर्क ग्रुप के अंदर देखें, जो मैंने आपको फोल्डर शेयर करने की एग्जांपल दी,
फोल्डर शेयर करने की एग्जांपल दी मैंने आपको, तो उस फोल्डर शेयरिंग के दौरान आपसे क्रीडेंशियल मांगे जा रहे हैं, मतलब कि आपसे ऑथेंटिकेशन रिक्वायर की जा रही है। तो दैट्स मीन देयर इज समथिंग जो आपकी उस ऑथेंटिकेशन को प्रोसेस करवा रहा है। कोई ना कोई ऐसा प्रोटोकॉल तो होगा ना जो उस ऑथेंटिकेशन को प्रोसेस करवा रहा है, क्योंकि आप कंप्यूटर 1 से बैठ के यूजर नेम पासवर्ड डालते हैं और वो कंप्यूटर 2 के पास जाता है और वहां से ऑथेंटिकेट होता है तो आपको एक्सेस मिलती है। दैट्स मीन देयर इज सम प्रोटोकॉल जो आपकी ऑथेंटिकेशन करवा रहा है। तो वर्क ग्रुप के अंदर जो ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल होता है उसका नाम होता है NTLM। वर्क ग्रुप के ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल का नाम क्या है जी? NTLM। NTLM न्यू टेक्नोलॉजी लैंड मैनेजर। तो वर्क ग्रुप का ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल हो गया NTLM। अब अगली चीज, इसी तरह डोमेन के अंदर भी तो ऑथेंटिकेशन तो होगी ना। हमारे पास एक सर्वर होगा जिसके ऊपर हम सर्वर 2012 इंस्टॉल कर देंगे, उसके ऊपर हम एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल कर देंगे, फिर उसके अंदर हम यूज़र क्रिएट करेंगे, फिर उस यूज़र को हम कंप्यूटर्स के ऊपर लॉगिन करवाएंगे। तो वो यूज़र लॉगिन तो कंप्यूटर के ऊपर करेगा, लेकिन उस यूज़र का यूज़र नेम पासवर्ड कहाँ पड़ा हुआ है? डोमेन के उस सर्वर के ऊपर, जिसे हम क्या कहते हैं? डोमेन कंट्रोलर। उस सर्वर को हम क्या कहते हैं? डोमेन कंट्रोलर। तो यानी कि ऑथेंटिकेशन कहाँ से होगी? डोमेन कंट्रोलर से। आपकी ऑथेंटिकेशन होगी डोमेन कंट्रोलर से। तो अब यहां पे भी तो ऑथेंटिकेशन हो रही है ना, पासवर्ड क्लाइंट कंप्यूटर से दिया जा रहा है और ऑथेंटिकेशन हो रही है सर्वर से, तो यहां भी डेफिनेटली कोई ना कोई ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल होगा। तो डोमेन का जो ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल होता है उसका नाम होता है कैरिब्रॉस। डोमेन के ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल का नाम क्या होता है? कैरिब्रॉस। अब जो कैरिब्रॉस प्रोटोकॉल है, इसका जो ऑथेंटिकेशन प्रोसेस होता है ना, इसका जो ऑथेंटिकेशन प्रोसेस होता है, इसका ऑथेंटिकेशन प्रोसेस होता है चैलेंजिंग हैंडशेक। कैरिब्रॉस ऑथेंटिकेशन के लिए जो प्रोसेस यूज करता है उसे हम कहते हैं चैलेंजिंग हैंडशेक। चैलेंजिंग हैंडशेक का फायदा क्या है? देखिए, कैरिब्रॉस वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल इन द वर्ल्ड। प्रोसेस समझें इसका, ये क्यों सिक्योर है? ये सिक्योर बेसिकली इसलिए है कि आपका, ये सिक्योर इसलिए है कि जब यूजर अपना यूजर नेम और पासवर्ड देता है ना, तो उसका जो पासवर्ड होता है वो प्लेन टेक्स्ट फॉर्म में नेटवर्क के ऊपर एक्सपोज नहीं किया जाता। और जब वो प्लेन टेक्स्ट फॉर्म में पासवर्ड को नेटवर्क के ऊपर एक्सपोज ही नहीं किया जाएगा, तो किसी हैकर को या किसी भी रॉक बंदे को तो ये पता नहीं चलेगा ना कि पासवर्ड क्या है, क्योंकि प्लेन टेक्स्ट फॉर्म में तो उसे नेटवर्क के ऊपर एक्सपोज ही नहीं किया जा रहा। प्रोसेस इस तरह से होता है ये कि क्लाइंट कंप्यूटर के ऊपर बैठ के, यूजर आपने डोमेन कंट्रोलर पे क्रिएट कर दिया, यूजर को बता दिया तुम्हारा ये यूजर नेम है, ये तुम्हारा पासवर्ड है। वो क्लाइंट कंप्यूटर पे आएगा, आके अपना यूजर नेम देगा, पासवर्ड डालेगा। अब वहां से रिक्वेस्ट जाएगी डोमेन कंट्रोलर के पास। जब वो एंटर करेगा तो डोमेन कंट्रोलर के पास रिक्वेस्ट जाएगी और उस रिक्वेस्ट के अंदर सिर्फ यूजर नेम जाता है, सिर्फ यूजर नेम जाता है आपके डोमेन कंट्रोलर के पास। और डोमेन इन्वायरमेंट के अंदर फुली यूनिकनेस होती है नेमिंग कन्वेंशन के हिसाब से। नामों के अंदर फुली यूनिकनेस होती है। फुली यूनिकनेस का फायदा क्या होता है? मसलन अगर U1 की रिक्वेस्ट आई है तो U1 तो पूरी डोमेन के अंदर एक ही होगा ना, तो उसका पासवर्ड भी एक ही होगा। तो ये तो बात ही नहीं हो सकती कि U1 कौन सा, ऊपर वाले फ्लोर पे जो रहता है या नीचे वाले फ्लोर पे जो रहता है। तो U1 एक ही होगा, U1 पूरी डोमेन के अंदर एक ही होगा और उसका एक ही पासवर्ड होगा। सर, अगर हम फर्स्ट पेज U1 बनाते हैं डोमेन में और मतलब कुछ दिनों के बाद फिर U1 क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, नहीं होगा, नहीं करने देगा, क्रिएट ही नहीं करने देगा। इवन सेम नाम के डिफरेंट ऑब्जेक्ट भी नहीं हो सकते। लाइक अगर आप कहें कि U1 नाम का आपने यूजर क्रिएट किया है, अब मैं U1 के नाम का ग्रुप क्रिएट कर लूं,
नहीं हो सकता, ठीक है, फुली यूनिकनेस। तो अब अगर U1 की रिक्वेस्ट आती है तो U1 एक ही है और U1 का पासवर्ड है। अब डोमेन कंट्रोलर क्या करेगा, डोमेन कंट्रोलर उस पासवर्ड को इनक्रिप्टेड फॉर्म में यूजर के पास भेजेगा और उसे कहेगा कि डिक्रिप्ट कर लो, उसे कहेगा डिक्रिप्ट कर लो। अब उधर अगर पासवर्ड ठीक दिया होगा तो वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में आने वाला पासवर्ड डिक्रिप्ट हो जाएगा और उसे लॉगिन एक्सेस मिल जाएगी। तो कैरीक्रॉस का प्रोसेस थोड़ा सा समझ आया कि ये मोस्ट सिक्योर क्यों है, क्योंकि प्लेन टेक्स्ट फॉर्म में तो पासवर्ड एक्सपोज ही नहीं हो रहा, तो आपके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो डोमेन का जो ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल होता है उसका नाम है कैरीक्रॉस। अब डोमेन के अंदर एक और चीज है, एक चीज तो आपने इन बातों से वाजे होगी कि जो ऑथेंटिकेशन है वो सेंट्रली हो रही है। यूजर कहीं से भी किसी भी कंप्यूटर से लॉगिन करता है, वो सेंट्रली एक लोकेशन से ऑथेंटिकेट हो रहा है। मतलब डोमेन एनवायरनमेंट के अंदर आपको सेंट्रलाइज ऑथेंटिकेशन मिल रही है और आपने डोमेन के अंदर जितने भी यूजर्स क्रिएट करने हैं या जितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं वो भी आपने डोमेन कंट्रोलर से करने हैं। मतलब कि आपकी मैनेजमेंट भी सेंट्रलाइज होगी, आपकी मैनेजमेंट भी सेंट्रलाइज होगी और आपकी ऑथेंटिकेशन भी सेंट्रलाइज होगी। आप इस बात का मतलब तो यही है ना कि आप 1000 ऑफ यूजर्स को एक कंप्यूटर पे बैठ के मैनेज कर रहे हैं और उस कंप्यूटर को क्या कहते हैं, डोमेन कंट्रोलर। उस कंप्यूटर को क्या कहते हैं, डोमेन कंट्रोलर। आप 1000 ऑफ कंप्यूटर्स को एक सर्वर मशीन के ऊपर अपने डोमेन कंट्रोलर के ऊपर बैठ के मैनेज कर रहे हैं। तो आपको सेंट्रलाइज मैनेजमेंट भी मिल गई और सेंट्रलाइज ऑथेंटिकेशन भी मिल गई। एक और तीसरी चीज होती है आपकी डोमेन के अंदर जिसे हम कहते हैं सेंट्रलाइज ऑथराइजेशन। सेंट्रलाइज ऑथराइजेशन। अब इस सेंट्रलाइज डोमेन के अंदर हमें चीजें क्या क्या मिली, हमें मिला सेंट्रलाइज मैनेजमेंट मिली, हमें सेंट्रलाइज ऑथेंटिकेशन मिली, सॉरी हमें सेंट्रलाइज ऑथेंटिकेशन मिली और सेंट्रलाइज ऑथराइजेशन भी मिली। अब सेंट्रलाइज ऑथराइजेशन से क्या मुराद है, लेट्स सपोज आपकी डोमेन के अंदर एक डोमेन कंट्रोलर है, बाकी क्लाइंट्स हैं और आप एक और सर्वर लेके आए जिसके ऊपर आपने फोल्डर्स बना के शेयर कर दिए या आपने उसे अपना फाइल सर्वर बना दिया। जब आपने उसे अपना फाइल सर्वर बना दिया तो हुआ क्या, आपका यूजर लॉगिन किया और उसने उस फाइल सर्वर के ऊपर पड़े हुए किसी फोल्डर को एक्सेस करने की कोशिश की तो उसे यूजर नेम और पासवर्ड नहीं मांगा जाएगा। वर्क ग्रुप के अंदर मांगा जाता है ना, डोमेन के अंदर नहीं मांगा जाता। क्यों नहीं मांगा जाता, इस प्रोसेस को भी समझते हैं। डोमेन के अंदर उस शेयर फोल्डर को एक्सेस करने से पासवर्ड नहीं मांगा जाता, लेकिन उस यूजर को उस फोल्डर के ऊपर कितनी एक्सेस है, किस लेवल तक एक्सेस है, क्या वो सिर्फ रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, नहीं कर सकता, व्हाटएवर, उसको कितनी एक्सेस है, ये भी कहां से पता चलेगा, इसको भी कौन ऑथराइज कर रहा होगा, डोमेन कंट्रोलर। तो हमें सेंट्रलाइज ऑथराइजेशन भी मिलती है डोमेन कंट्रोलर के अंदर। लेकिन देखें, जैसे वर्क ग्रुप के अंदर आप जब किसी शेयर्ड रिसोर्स को एक्सेस करते हैं तो आपसे क्रीडेंशियल मांगे जाते हैं, डोमेन के अंदर नहीं मांगे जाते। डोमेन के अंदर इसलिए नहीं मांगे जाते, बेसिकली आपकी जो डोमेन है ये काम कर रही होती है सिंगल साइन ऑन के ऊपर। किसके ऊपर काम कर रही होती है, सिंगल साइन ऑन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सिंगल साइन ऑन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सिंगल साइन ऑन। सिंगल साइन ऑन का मतलब ये है, पहले मांगता होता था, अभी भी मांग रहे हैं पुराने दौर में, क्योंकि मेरा जो पीसी है वो डोमेन से लॉगिन होता है, ठीक है, लेकिन जिसके ऊपर पड़ा हुआ है वो डोमेन पे नहीं होगा, सर पड़ा है जिसको एक्सेस कर रहे हैं, एक्सेस जिसको भी ये मुझे कंफर्म नहीं है, जिसको एक्सेस कर रहे हैं वो डोमेन पे नहीं होगा। दो होती हैं सर उसकी डायरेक्टरी के बाद, एक 32 है और एक 58 है। जो 58 है उसमें जस्ट वो एडमिन वाले बंदे ही करते हैं फाइलें पे, हम 32 पे हमें फाइलें देते हैं। उससे जब भी मैं लॉगिन होता हूँ वो शेयर में पासवर्ड देता हूँ,
पे मैं एक्सेस करता हूँ, जो भी मैं चीज़ डालूंगा वो डिलीट में एक्सेस रिमोटली एक्सेस कर रहे होते हैं उसे? हाँ, रिमोट वो तो आप रिमोट डेस्कटॉप कर रहे हैं ना उसे? नहीं, थ्रू कॉमन के डबल बैकस्लैश के साथ। इसके थ्रू फिर वो कंप्यूटर आपका डोमेन पे नहीं होगा, या उसका केडीसी उन्होंने बंद किया होगा। प्रोसेस समझे पहले, फिर आपको आइडिया होगा। तो डोमेन वैसी आपकी डोमेन वैसे बाय डिफॉल्ट सिंगल साइन ऑन पे काम कर रही होती है। सिंगल साइन ऑन का मतलब क्या है कि कंप्यूटर 1 के ऊपर एक यूज़र बैठा, उसने लॉगिन किया, अथेंटिकेट कहाँ से हुआ? डोमेन कंट्रोलर से। डोमेन कंट्रोलर से वो हो गया अथेंटिकेट। अब डोमेन के अंदर जो दूसरा फाइल सर्वर पड़ा हुआ है उसके ऊपर एक शेयर फोल्डर पड़ा हुआ है, उसने उस शेयर फोल्डर को एक्सेस करना है, तो उसे क्रीडेंशियल नहीं मांगे जाएंगे। क्यों नहीं मांगे जाएंगे? क्योंकि जब वो डोमेन कंट्रोलर से अथेंटिकेट हुआ था तो उसे अथेंटिकेशन के साथ ही एक टिकट दे दी गई थी। अथेंटिकेशन के साथ ही उसे एक टिकट दे दी गई थी। इस प्रोसेस को कहते हैं टिकट ग्रांटिंग टिकट, टीजीटी। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? टिकट ग्रांटिंग टिकट, यानी टीजीटी। अब टीजीटी दे कौन रहा होता है? आपके डोमेन कंट्रोलर के ऊपर एक सर्विस होती है जिसे हम कहते हैं केडीसी। सर्विस को क्या कहते हैं? केडीसी। केडीसी स्टैंड फॉर की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। तो डोमेन के अंदर सर्विस होती है केडीसी। केडीसी बेसिकली टिकट दे रही होती है। जो भी यूजर अथेंटिकेट होता है उसे एक टिकट दे दी जाती है। अब वो यूजर डोमेन के अंदर जब किसी और कंप्यूटर को जाके किसी रिसोर्स को एक्सेस करने की कोशिश करता है तो वो उस टिकट के साथ जाता है। जब उसके पास टिकट होती है, वो टिकट बेसिकली ये है कि बंदा अथेंटिकेटेड है, तो वो जब किसी रिसोर्स को एक्सेस करने जाता है तो वो टिकट साथ जाती है, इसलिए उसे क्रीडेंशियल नहीं मांगे जाते। तो ये काम कर कौन रहा होता है? केडीसी। केडीसी बेसिकली आपके डोमेन इन्वायरमेंट के अंदर यूजर्स को टिकट्स दे रहा होता है। ये इसकी एग्जांपल बिल्कुल ऐसे ही एक ऐसे पार्क की है जिस पार्क के बाहर टिकट है, मेन गेट के ऊपर टिकट है और अंदर के सारे झूले फ्री हैं। टिकट जो आपने पे करनी है वो बाहर के मेन गेट के ऊपर है और अंदर के जितने भी झूले हैं वो सारे फ्री हैं। बाहर मेन के ऊपर आपने टिकट ले ली, अंदर जितने भी झूले हैं वो फ्री हैं। और वर्क ग्रुप के अंदर आपको हर बार टिकट लेनी पड़ती है। अगर आप वो मछली वाला झूला लेना है तो उसके लिए टिकट अलग है। अगर पार्क के अंदर एंटर होना है यानी कि विंडोज पे लॉगिन करना है, वहाँ पे टिकट आपको अलग से लेनी पड़ेगी। अंदर आपने कोई आसमानी झूला लेना है तो उसके लिए टिकट अलग है। जितने झूले उतनी टिकटें। जबकि डोमेन के अंदर बेसिकली ऐसा नहीं है। तो डोमेन के अंदर आपको जो चीज़ें मिलती हैं वो आपको मिलती है सेंट्रलाइज मैनेजमेंट, आपको मिलती है सेंट्रलाइज ऑथेंटिकेशन, आपको मिलती है सेंट्रलाइज ऑथराइजेशन। आपका पूरे का पूरा इन्वायरमेंट सेंट्रलाइज हो जाता है। तो अगर हम डोमेन की डेफिनेशन की तरफ जाएं, डोमेन की डेफिनेशन की तरफ जाएं तो मैं यहाँ डोमेन की डेफिनेशन लिखता हूँ। डोमेन इज अ लॉजिकल, secure, centralized, administrative boundary. Domain is a logical, secure, centralized, administrative boundary. Secure क्यों है? Kerberos. Centralized क्योंकि हर चीज़ सेंट्रलाइज, ऑथेंटिकेशन सेंट्रलाइज होगी, ऑथराइजेशन सेंट्रलाइज होगी है, मैनेजमेंट भी सेंट्रलाइज होगी है। मतलब कि आपकी फुली एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रलाइज होगी। लेकिन लॉजिकल का क्या मतलब है? लॉजिकल बाउंड्री का क्या मतलब है? लॉजिकल बाउंड्री का बेसिकली मतलब ये है कि देखिए डोमेन जो है ना, आपकी डोमेन, इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है आपके डोमेन कंट्रोलर की, जिसके ऊपर आपने डोमेन बनाई हुई है, यानी कि जिसके ऊपर आपने एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करके उसे डोमेन कंट्रोलर बनाया हुआ है। तो जैसे ही आप उस सर्वर को डोमेन कंट्रोलर बनाएंगे ना, जैसे ही सर्वर को डोमेन कंट्रोलर बनाएंगे तो आपकी डोमेन बन जाएगी। आपको कहीं भी ये लिखा नहीं मिलेगा क्रिएट अ डोमेन या क्रिएट अ न्यू डोमेन या इस तरह से आपको कहीं भी कुछ भी लिखा नहीं मिलेगा।
आप सिर्फ उस सर्वर को डोमेन कंट्रोलर बनाएंगे और आपकी डोमेन बन जाएगी। डोमेन की फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, डोमेन लॉजिकल है। मसलन लेट्स सपोज मेरी यहाँ रावलपिंडी के अंदर डोमेन है और मेरा यूज़र बैठा हुआ है यूके में, इस डोमेन का यूज़र बैठा हुआ है यूके में, तो मेरी डोमेन वहाँ तक एक्सपैंड कर जाएगी, मेरी डोमेन वहाँ तक स्पैन कर जाएगी और ये लॉजिकल बाउंड्री वहाँ तक चली जाएगी, क्योंकि वो मेरी डोमेन का पार्ट तो है ना, चाहे वो यूके में बैठा हुआ है लेकिन ऑथेंटिकेट तो इधर से ही हो रहा है ना, तो मेरी डोमेन वहाँ तक चली गई है, मेरी डोमेन की बाउंड्री वहाँ तक चली गई है। तो डोमेन एक लॉजिकल बाउंड्री होती है, जहाँ तक उसके ऑब्जेक्ट्स हैं, जहाँ तक उसके यूजर्स हैं, वो वहाँ तक स्पैन कर जाती है। ठीक है, क्लियर हुआ? डोमेन का थोड़ा सा आइडिया हुआ कि डोमेन ये साइंस क्या है, कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है, ये छोटी सी साइंस है। ठीक है जी, तो डोमेन, ये मेरे पास मेरा सर्वर आ गया हुआ है, ये मेरा सर्वर 2012 इंस्टॉल हो गया। आप जब इंस्टॉल करेंगे इसी तरह से सबसे पहले आपके सामने ये डेस्कटॉप आएगा और डेस्कटॉप के बाद फ़ौरन आपका सर्वर मैनेजर लोड होना शुरू हो जाएगा और सर्वर मैनेजर जब लोड होगा तो आपके पास सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें हैं जो आप डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। आपके ज़्यादातर जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क हैं वो यहीं सर्वर मैनेजर से ही परफॉर्म होंगे। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो पहले के सर्वर थे वहाँ से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रीलोकेट करके सर्वर मैनेजर के अंदर डाल दी गई हैं, वो हम स्टेप बाय स्टेप साथ साथ देखते रहेंगे। ये लोकल सर्वर, बेसिकली लोकल सर्वर के अंदर इस सर्वर की लोकली डिटेल है, इसका सिस्टम नेम क्या है, कंप्यूटर नेम इसका ये है, वर्क ग्रुप अभी क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट वर्क ग्रुप में होता है, बाय डिफ़ॉल्ट हर इंस्टॉल होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क ग्रुप मॉडल में होता है। इसकी फायरवॉल ऑन है, रिमोट मैनेजमेंट इनेबल है, रिमोट डेस्कटॉप डिसेबल है, निक टीमिंग फलां, यानी कि ये इसकी सिस्टम प्रॉपर्टी, वो जो आप कंप्यूटर पे राइट क्लिक करके जाते हैं ना, वो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे भी अब अवेलेबल हैं आपको। ठीक है, तो मैं डैशबोर्ड में आता हूँ, मुझे इसके ऊपर एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस इंस्टॉल करनी है। एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस किसकी है भला? डोमेन की। डोमेन की डेटाबेस को क्या कहते हैं? एक्टिव डायरेक्टरी। तो मुझे अगर इसके ऊपर एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करनी है तो एक्टिव डायरेक्टरी के लिए सर्वर 2012 के अंदर एक रोल है जिसका नाम है ADDS। रोल का नाम क्या है? रोल का नाम है जी ADDS, स्टैंड फॉर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। रोल का नाम है एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। रोल का नाम है जी एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। तो मुझे अगर अपने सर्वर के ऊपर कोई भी रोल इंस्टॉल करना हो तो मुझे, ये मेरे सामने लिखा हुआ है सर्वर मैनेजर के अंदर, डैशबोर्ड के अंदर ऐड रोल्स एंड फीचर्स। ठीक है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास ये वाला जो है पेज ये ना आ रहा हो, हाइड हो गया हो, मतलब इस तरह से, तो आप परेशान नहीं होना, मैनेज में आना है और यहाँ पे भी लिखा हुआ है ऐड रोल एंड फीचर्स। आपके सामने एक विज़ार्ड ओपन हो जाएगा। ये विज़ार्ड क्या कह रहा है? बिफोर यू कंटिन्यू वेरीफाई दैट द फॉलोइंग टास्क हैव बीन कंप्लीटेड, द एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट हैज अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, the administrator account has strong password, network settings such as static IP address are configured। तो मुझे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज को इसके ऊपर इंस्टॉल करने से पहले ये दोनों प्री रेक्विजिट पूरे कर लेने चाहिए। ठीक है, एक तो क्या है जी कि इसको एक स्टैटिक IP एड्रेस दे दो, मैं स्टैटिक IP एड्रेस इसको दे देता हूँ, ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ से अपने अडाप्टर में आ जाऊँगा। या दूसरा तरीका इसका ये होता है कि रन में आएँ और रन में आके लिखें ncpa.cpl, ओके करें तो ये भी आपको सीधा अडाप्टर्स में ले आएगा। अडाप्टर के ऊपर डबल क्लिक करें, प्रॉपर्टीज़, TCP/IP वर्जन 4, यूज़ द फॉलोइंग IP एड्रेस, मैं इसको IP एड्रेस देता हूँ जी 192.168.10.1 और मैं इसको ओके कर देता हूँ। स्टैटिक IP भी दे दिया जी हमने इसको। और दूसरा काम क्या करना है? एडमिनिस्ट्रेटर को एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड देना है। तो कैसे देंगे? कंट्रोल पैनल से नहीं जाना, बच्चों वाले काम नहीं करना। दूसरा तरीका ये होता है कि आप अपने दिस पीसी के ऊपर राइट क्लिक करके मैनेज में आ जाएं। ठीक है, लेकिन अगर आप दिस पीसी पे राइट क्लिक करते हैं और मैनेज में आते हैं
तो ये आपको उठा के फिर सर्वर मैनेजर में ले आता है। ठीक है, बेसिकली दिस पीसी और मैनेज उसको रीलोकेट कर दिया हुआ है इन्होंने सर्वर मैनेजर के अंदर, सर्वर 2012 के अंदर। आप स्टार्टिंग में मांग लेता ना पासवर्ड, हाँ हाँ वो यही होता है, सेम होता है? नहीं वो और होता है, वो मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा उसकी। जब यूज़र्स के साथ खेल रहे होंगे ना, फिर मैं आपको बताऊंगा कि वो सारी कहानी क्या होती है और कैसे हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। यहाँ पे आप आएंगे कंप्यूटर मैनेजमेंट के अंदर, ये बेसिकली वही कंप्यूटर का मैनेज है। टूल्स पे क्लिक करेंगे और कंप्यूटर मैनेजमेंट, ये लिखा हुआ है लोकल यूज़र एंड ग्रुप्स। तो लोकल यूज़र एंड ग्रुप्स के अंदर यूज़र्स और ये है आपका एडमिनिस्ट्रेटर, इसका एक पासवर्ड सेट कर देते हैं। मैं इसको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड दे रहा हूँ। ठीक है जी, दोनों प्री रेक्विजिट हमारे पूरे हो गए। अब आगे चलते हैं, मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट, ये देखें 192.168.224.136 ये आईपी तो नहीं हमने दिया, हमने तो अभी आईपी चेंज कर दिया ना। बेसिकली होता ये है कि जब सर्वर मैनेजर लोड होता है ना, तो सर्वर मैनेजर को जितनी भी रिक्वायर्ड सेटिंग्स होती हैं वो अपने साथ लोड कर लेता है। तो ये उसने तब की लोड की हुई हैं। अब अगर मैं सर्वर मैनेजर को एक दफ़ा रिफ्रेश करता हूँ तो वो जो नया आईपी हमने दिया है ना वो उसको उठा लेगा। और मैं मैनेज पे क्लिक करता हूँ, ऐड रोल एंड फीचर, नेक्स्ट 10.1 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा हमने रोल इंस्टॉल करना है जी? एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। आपके सर्वर 2012 के अंदर टोटल 20 रोल्स हैं। ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ। एडिशनली हमें कोई फीचर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट और इंस्टॉल। ये थोड़ा सा टाइम लेगा और उसके बाद ये इंस्टॉल हो जाएगा। 1 और 1.5 मिनट के अंदर ये इंस्टॉल हो जाएगा। देखें, एक चीज़ जो अभी ज़रूरी है वो ये है कि आप जब भी डोमेन कंट्रोलर प्रमोट करने जाएं तो आपको एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लोकल सर्वर में आता हूँ तो मेरा ये नाम देखें, मेरे ये कंप्यूटर का नाम है, काफ़ी मुश्किल सा है। ठीक है, तो मेक श्योर कि डोमेन कंट्रोलर प्रमोट करने से पहले आप इसका कोई आसान सा नाम रख लें जो आपके लिए भी आम फहम हो। और बाद में चूँकि ये नाम कई जगहों पे यूज़ होना होता है तो नाम जितना आसान होगा उतना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह डोमेन कंट्रोलर प्रमोशन की तरफ जाएंगे कि डोमेन कंट्रोलर को प्रमोट कैसे करते हैं। अभी इसकी इंस्टॉलेशन देख लेते हैं। अभी मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूं, अभी इंस्टॉलेशन कंप्लीट नहीं हुई है। यहाँ पे ये नोटिफिकेशन पेन है, ठीक है, यहाँ पे अभी अब ये नोटिफिकेशन आ गया यहाँ पे येलो कलर का। ये पता क्यों आया? क्योंकि आपकी एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज का रोल इंस्टॉल हो चुका हुआ है। ठीक है, मैं इसको क्लोज करता हूँ और अभी हम इसका सिस्टम नेम चेंज करते हैं। मैं यहाँ पे कंप्यूटर नेम पे क्लिक करता हूँ, चेंज पे क्लिक करता हूँ और इसको हम नाम दे देते हैं sys1 और मैं इसको ओके कर देता हूँ। ओके, क्लोज एंड रीस्टार्ट। ये रीस्टार्ट होके वापस आएगा तो इसका सिस्टम नेम चेंज हो चुका होगा। आज हमने बेसिकली किया क्या, हमने इंस्टॉलेशन को देखा, हमने वर्क ग्रुप और डोमेन के डिफरेंसेस को देखा और एक्टिव डायरेक्टरी का रोल इंस्टॉल किया। नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह डोमेन क्रिएट करेंगे, यानी कि हम अपना डोमेन कंट्रोलर प्रमोट करेंगे। ठीक है जी, वीडियो ऑफ हो गई सर, ये जो प्रोटोकॉल होते हैं इसमें जो